साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये नवंबर 2022 की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है हिंदी में। और आज के वीडियो में हम लोग इसका जो पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राज्य व्यवस्था एवं कवर में 3 टॉपिक दिए गए हैं। तो इसके तहत जो पहला टॉपिक है उस पर आते हैं हम लोग। ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा। तो देखिए सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अब यदि हम लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में बात करें तो देखिए सिन्हो आयोग, तो आयोग का नाम याद रखिएगा, सिन्हो आयोग की सिफारिशों के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया गया। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे वर्गों ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में 2 अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया है। अब ये दोनों हैं क्या, इसको यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 15(6) जो है ये क्या है, यह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पहले से उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह शैक्षणिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अब 16(6) क्या कहता है, यह अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह नियुक्तियों में या पदों के आरक्षण से संबंधित है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, जो 15(6) है ये शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है, और 16(6) जो है ये नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) जो है उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नजर में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो 2 अधिनियम जोड़े गए हैं, यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। हालांकि यहां याद रखिएगा, हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। यदि दिया जाए तो कितने प्रतिशत दिया जाए, 10% या उससे कम दिया जाए। ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस प्रकार के वर्गों हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण दिया गया है 10% का, वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत सरकार नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सभी पदों पर 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए जो योग्यताएं हैं उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो इंदिरा साहनी वाद रहा है 1992 का, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के जो इसमें मुख्य बिंदु रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, लेकिन केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में पहचान नहीं की जा सकती। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि जाति व्यवस्था के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान की जा सकती है, लेकिन केवल और विशेष रूप से केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात इसमें कही गई थी कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। एक सीमा लगाई गई 50% का। क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्गों से बाहर रखा जाएगा। मतलब पिछड़े वर्ग के वे लोग जिनकी आय जो है एक लिमिट से ज्यादा है या उसके बराबर है, उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है इसके लिए क्या योग्यताएं हैं। तो कोई व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय जो है वो
8 लाख रुपए से कम है वो इसके तहत आते हैं। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है, या जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है, या जिनके पास या है, मतलब इनमें से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो वो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे। तीसरा, जिनके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्गज या उससे अधिक या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्गज का आवासीय भूखंड है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के जो प्रमुख बिंदु हैं, ये पूरा जो केस था वो क्या था, जनहित अभियान बनाम भारत संघ वाद का केस था। इसमें केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसा कहा गया है कि केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। जैसा कि देखिए, इंदिरा साहनीवाद में क्या कहा गया था, इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, लेकिन केवल और विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में पहचान नहीं की जा सकती। मतलब वहां पे ये बताया गया था कि आर्थिक मानदंडों के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं की जा सकती है, परंतु यहां पर यह कहा गया कि केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर यदि आरक्षण दिया जाता है तो ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय का पहले का फैसला कुछ हद तक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, सामाजिक और आर्थिक रूप से मतलब सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को प्रदान किए गए आरक्षण तक ही सीमित है। इस फैसले में कहा गया था कि आर्थिक मानदंड पिछड़ेपन के निर्धारण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इंदिरा साहनीवाद में ये कहा गया। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना गया है। एससी एसटी और एसईबीसी अर्थात सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का अपवर्जन उचित वर्गीकरण का हिस्सा है। का जो अपवर्जन है वो उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए इसको ईडब्ल्यूएस को एक अलग श्रेणी बताया गया है इसमें। इसके अतिरिक्त देखिए, इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब निजी शिक्षण संस्थान ये नहीं कह सकते कि वहां पे आरक्षण लागू नहीं होगा। 1992 में इंदिरा साहनीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय नहीं घोषित किया गया था। मतलब इसमें चेंजिंग हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी एसटी एसईबीसी ओबीसी एसईबीसी अर्थात सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों समुदायों पर ही लागू हुआ था, सामान्य वर्ग पर यह लागू नहीं था। अब इस निर्णय का महत्व क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला, सकारात्मक कार्रवाई की राजनीति को नया रूप देता है। यह कैसे? ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण संबंधी चर्चा को जाति आधारित आरक्षण के पक्ष में रहे मंडल आयोग से परे ले जाता है। हालांकि जाति जो है वो पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए एक प्रमुख कारक हो सकती है, किंतु न्यायालय ने केवल जाति के आधार पर पिछड़ेपन की पहचान करने को हमेशा हतोत्साहित किया है। राम सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद 2015 में उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों की गैर जाति आधारित पहचान की आवश्यकता का सुझाव दिया था। इसमें माना गया था कि समाज में नए उभरते समूहों की पहचान करने के लिए नई प्रथाओं, विधियों और मानदंडों को लगातार विकसित करना होगा। दूसरा पॉइंट है सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए उत्थान का यह प्रयास है। देखिए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण उन लोगों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्हें आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई का लाभ नहीं मिलता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थकों ने तर्क दिया कि यह संविधान के परिवर्तनकारी लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके अलावा आर्थिक मानदंड को जात आधारित आरक्षण से दूर जाने की प्रक्रिया में पहला कदम माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसी में है, वर्ग के साथ साथ जाति को ध्यान में रखकर इसके तहत विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसके माध्यम से भारत की सकारात्मक कार्रवाई नीति को नया आकार देने का प्रयास किया गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित जो चिंताएं हैं उन चिंताओं की यदि बात करें तो पहला है आरक्षण जो है सामाजिक उत्थान के लिए एक पारंपरिक अवधारणा के रूप में आरक्षण का उद्देश्य वित्तीय सशक्तिकरण करना नहीं है। इसका उद्देश्य सामाजिक सशक्तिकरण करना है। इसका उपयोग गरीबी उन्मूलन उपाय के रूप में नहीं किया जा सकता है। यदि गरीबी उन्मूलन करना है तो वहां पर या गरीब छात्रों को यदि लाभ पहुंचाना है उसके लिए छात्रवृत्ति जैसे अन्य माध्यमों से गरीबी को दूर किया जा सकता है। आरक्षण जो है वो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के पक्ष में किया गया एक प्रतिपूरक भेदभाव है। इस पॉइंट को याद रखना है कि आरक्षण जो है ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के पक्ष में किया गया एक प्रतिपूरक भेदभाव है
जिसका उद्देश्य इन वर्गों के साथ हुए ऐतिहासिक भेदभाव के लिए सामूहिक उपचार प्रदान करना था। अतः इसे आर्थिक मानदंडों के आधार पर किसी योजना में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, हालांकि आर्थिक कोटा जो है वो सब्सिडी सहित सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उचित है, जैसे कि अनुच्छेद 15 के तहत, किंतु इसे आरक्षण अनुच्छेद 16 तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। यह शिक्षा तक आप रख सकते हैं, क्योंकि इस अनुच्छेद के अनुसार आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव के विपरीत गरीबी जो है आवश्यक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाती है। जन्म के साथ ही जात जुड़ जाती है और वो आपके मरने तक खत्म नहीं होती, परंतु जो गरीबी है वो गरीबी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ी रहेगी। गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं होती है, वो बदल सकती है, या एक ही पीढ़ी में गरीबी समाप्त हो सकती है। तो यही कहा गया कि इसके अतिरिक्त जातिगत भेदभाव के विपरीत गरीबी आवश्यक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाती है। इसके अतिरिक्त तीसरा पॉइंट है समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है ये। ओबीसी और एससी एसटी समुदायों को ईडब्ल्यूएस से बाहर करने, जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है इसमें ओबीसी एससी एसटी को नहीं शामिल किया गया है, इसमें केवल जनरल वर्गों को शामिल किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस से बाहर करने से खुली प्रतियोगिता के अवसरों का लाभ उठाने की उनकी पात्रता में समानता का स्पष्ट उल्लंघन होता है। मतलब यह कहने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस जब आर्थिक आधार पर आरक्षण है ये, तो इसमें हर वर्ग को इसमें शामिल होने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी ए हो या एसटी हो। यदि वो आर्थिक रूप से इस कैटेगरी को फुलफिल करता है तो वो ईडब्ल्यूएस को पाने का हकदार होना चाहिए। यही यहां बताया गया कि ओबीसी एससी एसटी समुदायों को ईडब्ल्यूएस से बाहर करने से खुली प्रतियोगिता के अवसरों का लाभ उठाने की उनकी पात्रता में समानता का स्पष्ट उल्लंघन होता है। हाल के निर्णय में अल्पमत वाले न्यायाधीशों का यह विचार था कि इस तरह का अपवर्जन मनमाना और भेदभावपूर्ण है। यह वास्तव में एससी एसटी और ओबीसी को उनके आवंटित आरक्षण कोटे के भीतर ही सीमित कर देता है। मतलब जितना आरक्षण उनको दिया गया है उतने में ही वो रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। जैसे कि ओबीसी को 27% का आरक्षण है, तो जो ओबीसी की संख्या होगी 27% में ही सीमित हो जाएगी। आय मानदंड के साथ समस्या है। देखिए 8 लाख रुपए प्रति वर्ष के आय मानदंड पर पहले ही सवाल उठाया जा चुका है। इसका कारण यह है कि इस मानदंड से सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग भी इसके दायरे में आ जाएंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयकर रिटर्न दाखिल करने से केवल उन लोगों को छूट दी जाती है जिनकी कर योग्य आय 2.5 लाख रुपए से कम होती है, उन्हें छूट जाती है। अगर यदि 8 लाख है, 8 लाख एक बड़ी रकम होती है, मतलब जिसके परिवार की मंथली इनकम 50,000 से भी अधिक है, उसको भी इसका आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा वार्षिक आय की निर्धारित सीमा राष्ट्रीय स्तर की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय से बहुत अधिक है। इस प्रकार जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो है इसमें शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष आय पर डेटा की कमी और अनुचित आय घोषणाओं की संभावनाओं से प्रभावी कार्यान्वयन में अतिरिक्त बाधा उत्पन्न हो सकती है। अनुचित आय घोषणाओं मतलब कि कितनी आय है उसको सही में ना बताना लोक लुभावनवाद का समाधान साधन है। ये आलोचकों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण की राजनीतिक प्रकृति की ओर भी संकेत किया है। यह एक राजनीतिक मतलब दांवपेच बताया गया है इसको। इस कदम से राजनीतिक रूप से सामाजिक तनाव के बढ़ने की संभावना है। हाल के निर्णय में अल्पमत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार 50% आरक्षण की निर्धारित उच्च सीमा के उल्लंघन की अनुमति देने से भविष्य में भी इस प्रकार के उल्लंघन की संभावना उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो है वो 50% के अतिरिक्त है। तो यहाँ पर जो 50% की सीमा इंदिरा साहनीवाद में लगाई गई थी वो यहाँ पे ब्रेक होती है। तो यही कहा गया कि भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघन की संभावना, ये अभी 50 के बाद 10 है, इसको और भी आगे चलकर बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के उल्लंघन की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही इससे वर्गीकरण में भी बढ़ोतरी होगी। आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड। तो पहला है अपेक्षित लाभार्थियों की पहचान करने के लिए दिशा निर्देश। तो देखिए सर्वाधिक वास्तविक लक्ष्य समूहों की पहचान करने के लिए अधिक विस्तृत डेटा और दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि अत्यंत जरूरतमंद व्यक्तियों को इस नीति का लाभ मिल सके। साथ ही सरकार को सभी समुदायों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध कराने, मतलब एससी एसटी ओबीसी सभी को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उपलब्ध कराने और आय मानदंड को निर्धारित सीमा से बहुत कम रखने पर विचार करना चाहिए। इसे आयकर स्लैब के समान स्तर पर रखा जा सकता है। आयकर स्लैब हमारा कितना 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए से कम यदि है या 2.5 लाख है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
तीसरा पॉइंट है इसमें सतत विकास। पिछड़ेपन को शामिल करने के लिए वैचारिक ढांचे को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सकारात्मक कार्रवाई कहीं अधिक समावेशी हो। अन्य बिंदु, जैसे जब निजी क्षेत्र में अधिक नौकरियों का सृजन हो रहा है तो रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां ईडब्ल्यूएस के लिए बेहतर काम करेंगी। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए बेहतर कार्य करेगी। सरकार को सामान्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इससे कुछ चुनिंदा संस्थानों में आरक्षण की मांग कम हो जाएगी। जब सारे संस्थान अच्छे होंगे, अधिक संस्थान अच्छे होंगे, तो अधिक से अधिक लोगों को उसमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा या उसमें प्रवेश मिलेगा। तो ये जो आरक्षण की मांग है वो उस पर कमी आएगी। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। तो पहले यूसीसी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, फिर यहां पर आते हैं। तो देखिए पहले सुर्खी देख लेते हैं, चर्चा में आया ही क्यों ये। तो देखिए हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बीजेपी के एक सांसद के द्वारा। अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो 1840 की लेक्स लो की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अपराध, साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून को अपनाया था। हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को जानबूझकर इस दायरे से बाहर रखा गया था। दूसरा, 1941 में ब्रिटिश सरकार ने बीएन राव समिति का गठन किया। इस समिति का गठन हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने तथा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए किया गया था। अब यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो इसमें आता है संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने माना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मौलिक अधिकारों के दायरे के अधीन लागू नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसको जो है मूल अधिकारों वाले सेक्शन में नहीं रखा गया है। दूसरा पॉइंट, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता दी गई और 1955-56 की अवधि के दौरान 4 हिंदू कोड बिल पारित किए गए। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया गया है। अब आते हैं टॉपिक पे अपने। तो देखिए ये जो विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक में समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए एक पैनल का गठन करने का प्रावधान किया गया है। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो इसके प्रावधानों को संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता का आशय क्या है? तो इसका आशय एक कानून से है, मतलब एक ही कानून से है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों में कौन से आएंगे, जैसे विवाह, तलाक, अभिरक्षा तथा कस्टडी या दत्तक ग्रहण, एडॉप्टेशन और विरासत, इनहेरिटेंस से संबंधित या के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा। देखिए समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये संविधान के गैर न्यायिक, जैसे जो मूल अधिकार है वो न्यायिक भाग के अंतर्गत आते हैं और जो नीति सिद्धांत है वो गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आते हैं। मतलब आप कोर्ट में जाके इसको लेने के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते, परंतु मूल अधिकारों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है। साथ ही व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। भारत में व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो वर्तमान समय में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए पृथक व्यक्तिगत कानून है और वे कानून ही उन पर लागू होते हैं। इन्हें कानून के अलग अलग उपबंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से कई वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है। कौन कौन से? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्प वयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। देखिए ये जो हिंदू पर्सनल लॉ है इन कानूनों में हिंदू शब्द के अंतर्गत हिंदू के अलावा सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। ईसाई समुदाय के विवाह और तलाक से जुड़े मामलों पर भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 लागू होते हैं। पारसियों का विवाह, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 के तहत आते हैं।
भारत में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं जो धर्म से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954, जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। पर इसके बारे में कुछ अन्य चीजों को भी आप ध्यान रखिए कि वर्ष 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी यहां पर पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को यहां जारी रखा गया था। यह संहिता सभी गोवा वासियों पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धार्मिक या निर्जाति समुदाय के हो। तो यहाँ पे जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा है वो क्या है, वो किससे ड्राइव होता है, तो वो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के माध्यम से चलाया जाता है। और यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हालांकि पुर्तगाली संहिता जो है पूर्ण रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। क्यों? इसके भी कुछ रीजन है। इसमें धार्मिक आधार पर कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें धार्मिक आधार पर कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदू पुरुषों को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी गई है यदि उसकी पत्नी 25 वर्ष की आयु तक एक बच्चे को जन्म देने में विफल रहती है, और दूसरा या 30 साल की उम्र तक एक लड़का पैदा करने में, यहां देखिए लड़के पे जोर दिया गया है, बच्चे की बात नहीं की गई। 25 साल तक बच्चे की बात की गई है और ये 30 साल तक एक लड़का पैदा करने में विफल रहती है, तो व्यक्ति दूसरी शादी, हिंदू व्यक्ति जो है दूसरी शादी कर सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक तरीके का यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हुए हैं उन निर्णयों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला और प्रसिद्ध केस आता है शाहबानो वाद का, 1985 का केस है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देता है। मतलब सभी, चूंकि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है, तो सभी पर एक प्रकार के समान कानून को लागू होना चाहिए। दूसरा है सुश्री जॉर्डन डेंगदे बनाम एस चोपड़ावाद 1985। इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। फिर तीसरा आता है सरला मृदुल वाद 1995। ठीक है, तो इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैचारिक अंतर विरोधों को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है क्यों? पहला, लैंगिक समानता के लिए। देखिए, व्यक्तिगत कानूनों की शुरुआत जो है परंपराओं और रीति रिवाजों से हुई है, इसलिए इनसे पुरुषों को अनुचित लाभ मिलता है। विधि आयोग 2018 ने माना था कि प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों के अनेक पहलू महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित करते हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम पुरुषों को कई विवाह करने की अनुमति दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए एक से अधिक विवाह करना प्रतिबंधित है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के बावजूद भी महिलाओं को अभी भी शादी के बाद अपने पति के परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसलिए किसी हिंदू विधवा की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी या बिना वसीयत के हो जाती है, तो उसकी संपत्ति जो है स्वतः उसके पति के परिवार के पास चली जाती है। पुरुषों अर्थात पिता को प्राकृतिक संरक्षक भी माना जाता है। इसे हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के तहत वरीयता दी गई है। मतलब संरक्षक के रूप में पिता को ही माना जाता है, पत्नी मतलब माता को नहीं, मतलब इसे वरीयता दी गई है। वैयक्तिक कानूनों में असंगति को दूर करने के लिए इन कानूनों में, देखिए जो वैयक्तिक कानून है, इन कानूनों में अलग अलग समुदायों से संबंधित लोगों के विवाह, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसमें कोई स्थिरता नहीं है। व्यक्तिगत कानूनों में भी लगातार सुधार नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में कई संशोधन किए गए हैं, जबकि मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों में कम बदलाव देखे गए हैं। एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य में धार्मिक प्रथाओं के आधार पर अलग अलग नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए जाने का प्रयास किया जा सकता है। दूसरा, कानूनों का सरलीकरण। अधिनियमित होने पर इस संहिता से विवाह समारोह, विरासत, उत्तराधिकार व गोद लेने संबंधित जटिल कानून सरल और सभी के लिए समान हो जाएंगे। इस प्रकार एक ही नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों। इसमें अगला पॉइंट है, इससे व्यक्तिगत कानूनों के मानकीकरण के कारण न्यायपालिका पर बोझ भी कम होगा, साथ ही न्याय का त्वरित वितरण भी किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है, समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण। यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य जो है महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, जैसा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने परिकल्पना की थी। धार्मिक परंपराओं द्वारा शासित कई प्रथाएं संविधान में गारंटीकृत मूल अधिकारों की विरोधी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन के विरुद्ध जो तर्क दिए जाते हैं,
जो इसके विरुद्ध तर्क दिए जाते हैं कि इसको क्यों नहीं लागू होना चाहिए। देखिए, पंथ निरपेक्ष नागरिक कानूनों के तहत विविधता। हालांकि देश में अधिकांश आपराधिक और नागरिक मामलों जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता आदि में एकरूपता है, फिर भी राज्यों ने नागरिक कानूनों में कई संशोधन किए हैं। उदाहरण के लिए अग्रिम जमानत संबंधी कानून एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरुद्ध तर्क देते हुए विशेषज्ञ पहले से ही संहिताबद्ध नागरिक और आपराधिक कानूनों में बहुलता का हवाला देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि जो नागरिक मामले हैं वहां पे एक समान कानून, वहां पे भी क्या है, अब बहुलता है। तो यही बहुलता हमें यहाँ पर व्यक्तिगत कानूनों में भी रखनी चाहिए। यदि देश में अलग अलग समुदायों के संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों की जांच की जाए तो यह ज्ञात होगा कि हिंदू कोड बिल लागू होने के बाद भी सभी हिंदू एक समान व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित नहीं होते हैं। यही बात मुस्लिमों व ईसाइयों पर भी उनके व्यक्तिगत कानूनों के संदर्भ में लागू होती है। सांप्रदायिक राजनीति की बात करें, समाज का एक बड़ा वर्ग इसे बहुसंख्यवाद सुधार के रूप में देखता है। SR बोम्बई जैसे कई फैसलों में उच्चतम न्यायालय ने राजनीति में धर्म को शामिल करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। न्यायालय ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि क्या एक पंथनिरपेक्ष राज्य को ऐसी संहिता लानी चाहिए जिसे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों के समक्ष एक खतरे के रूप में माना जा सकता है। मतलब इसको जो है लोग अपने व्यक्तिगत कानून के समक्ष खतरा माने। अगला है, इसमें अगला जो पॉइंट बता सकते हैं वो ये है, विविधता के विरुद्ध है यह। देखिए, एक एकीकृत राष्ट्र में एकरूपता भी हो यह आवश्यक नहीं है। इसके बजाय मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक एवं निर्विवाद तर्कों और हमारी विविधता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता शब्द केवल तभी सार्थक है जब यह हर प्रकार के मतभेद को अव्यक्त करने की स्वतंत्रता देता हो। धार्मिक और क्षेत्रीय दोनों तरह की यह मत भिन्नता बहुसंख्यकों की बुलंद आवाज के नीचे नहीं दब जाना चाहिए। अगला, अल्पसंख्यकों के अधिकार कम हो सकते हैं। देखिए, हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के समक्ष समानता को मजबूत करता है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है, इसके साथ भी इसका टकराव हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म करने, अल्पसंख्यकों को दबाने और संस्कृतियों को समरूप बनाने का एक उपकरण बन सकता है। विधि आयोग द्वारा भी यह समर्थित नहीं है। 2018 में विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र में कहा था कि वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। आगे की राह क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड क्या है, सहयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की वास्तविक प्रकृति और सकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक एक पहलू पर कार्य करने का दृष्टिकोण, जैसे कि एक सर्वव्यापक दृष्टिकोण के बजाय सरकार कई चरणों में यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाह, जैसे पहले विवाह के लिए एक समान कानून बनाए, फिर गोद लेने, फिर उत्तराधिकार और फिर भरण पोषण जैसे अलग अलग पहलुओं को शामिल कर सकती है। एक बारगी सब के लिए एक समान कानून नहीं बनाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लक्ष्य को आदर्श रूप से कई भागों में प्राप्त किया जाना चाहिए। जैसे विवाह की आयु पर जो हालिया संशोधन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु जो है एक समान 21 वर्ष होनी चाहिए। एक समान संहिता की तुलना में एक उचित संहिता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विधि आयोग की सिफारिशें भी हैं। देखिए, समान नागरिक संहिता पर आम सहमति के अभाव में आयोग ने महसूस किया कि व्यक्तिगत कानूनों की विविधता को बनाए रखना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इसके साथ यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत कानून मूल अधिकारों के विरोध में न हो। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह वांछनीय है कि परिवार के मामलों से संबंधित सभी व्यक्तिगत कानूनों को सबसे पहले यथासंभव अधिकतम सीमा तक संहिताबद्ध किया जाना चाहिए, उन्हें कोडिफाई करना चाहिए। दूसरा, यह इन व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या और अनुप्रयोग में अस्पष्टता को सीमित करेगा। यदि हम उसे कोडिफाई कर देंगे, संहिताबद्ध कर देंगे, तो जो व्यक्तिगत कानूनों की व्याख्या और उसके एप्लीकेशन में जो अस्पष्टता आती है वो कम होगी। अगला पॉइंट है इसमें, आयोग ने अनेक असमानताओं को दूर करने के लिए पारिवारिक मामलों से संबंधित मौजूदा कानूनों में कई संशोधनों का सुझाव दिया है। विधायिका को समुदायों के बीच समानता की बजाय, जो विधायिका है उसे समुदायों के बीच समानता की बजाय पहले समुदायों के भीतर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की गारंटी देने पर विचार करना चाहिए। पहले हमें महिलाओं और पुरुषों के बीच जो डिफरेंसेस है उन्हें कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिगत कानूनों के भीतर सार्थक मतभेदों को सुरक्षित किया जा सकता है और असमानता को पूर्ण एकरूपता के बिना, असमानता जो है हमारी, उसको पूर्ण एकरूपता के बिना दूर किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जो संक्षिप्त सुर्खियां रही हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं विचाराधीन कैदियों के मताधिकार के बारे में, राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को मताधिकार से वंचित करने वाले कानून की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
न्यायालय का यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आया है। यह धारा कैदियों को उनके मताधिकार से वंचित करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) 62(5). हालांकि यह प्रतिबंध जो है निवारक निरोध में रखे गए किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यह जो प्रतिबंध है निवारक निरोध में रखे गए किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश भर की अलग अलग जेलों में लगभग 5.5 लाख कैदी हैं जो अंडर ट्रायल्स हैं। कैदियों को मताधिकार देने के पक्ष में क्या तर्क हैं और इसके विरोध में क्या तर्क हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैदियों को मताधिकार देने के पक्ष में जो तर्क आते हैं। तो पहला तर्क यह है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, इसकी धारा 62(5) अपनी व्यापकता के कारण भेदभावपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह धारा जेलों में बंद कैदियों सहित पुलिस कस्टडी में रहे लोगों को भी मताधिकार से वंचित करती है। मतलब चाहे वो जेल में कैदी हो, मतलब सजा मतलब अपनी काट रहे हैं, या पुलिस कस्टडी में हो, उन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं है। दूसरा, एक और जहां सिद्ध दोष व्यक्ति को यदि वो उसका दोष सिद्ध हो चुका है और वह जमानत पर है, तो वो मतदान करने की जमानत होने पर मतदान करने की अनुमति दी जाती है। वहीं जेल में बंद जो विचाराधीन है, अंडर ट्रायल्स हैं, ऐसे कैदियों को इसकी अनुमति नहीं है, यह अनुचित है। तीसरा, मताधिकार जो है वो लोकतंत्र की आधारशिला है। अब इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं? तो देखिए, अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ 1997 के मामले में न्यायालय ने धारा 62(5) की संवैधानिक वैधता को निम्नलिखित कारणों से बरकरार रखा था। पहला, मतदान का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रदान नहीं किया गया। मतलब ये एक तरीके से मूल अधिकार नहीं है, इसे आप मतलब न्याय योग्य नहीं है, इसे आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। मताधिकार को विधायिका सीमित कर सकती है। इससे राजनीति के अपराधीकरण से बचने और चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि यदि ये अलाउ किया जाता है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इसकी अनुमति के लिए सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था करनी होगी। जो अंडर ट्रायल्स होंगे उनको मताधिकार देने के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं ई कोर्ट परियोजना के तहत शुरू की गई इनिशिएटिव या पहलों के बारे में। तो देखिए, नई शुरू की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, वर्चुअल जस्टिस क्लर्क। यह न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इन आंकड़ों में दायर किए गए निपटाए गए और लंबित मामलों के विवरण शामिल हैं। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0। यह ऐप न्यायिक अधिकारियों के लिए शुरू किया गया है। इसके माध्यम से वह लंबित मामलों के निपटान पर निगरानी रख सकेंगे। इससे न्यायालय और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा। तीसरा है डिजिटल कोर्ट। इस पहल के तहत न्यायाधीशों को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न्यायिक कार्रवाइयों को कागज रहित बनाने में मदद मिलेगी। चौथा है शेवाश S3 वाश वेबसाइट। इसके तहत जिला न्यायपालिका से संबंधित विशेष सूचनाओं और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए वेबसाइट का निर्माण, उन्हें समरूप बनाना और उनका उपयोग और प्रबंधन शामिल है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना 2007 एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना 2007 जो है एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। कब प्रारंभ किया गया? 2007 में। इसका उद्देश्य जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से युक्त बनाना है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसकी योजना बनाई गई थी। ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना जो है वो भारत के उच्चतम न्यायालय की इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी। ई समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक शासीय निकाय है। ई कोर्ट्स के लाभ क्या हैं? ये न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाते हैं। ये न्यायालयों और दायर मामलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। इससे लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलती है। ये न्याय निर्णय प्रणाली को वहनीय, सुलभ और लागत प्रभावी बनाते हैं। अन्य जो इनिशिएटिव है इसमें है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDG स्थापित की गई है। वर्चुअल कोर्ट चलाए जा रहे हैं। न्यायिक कार्रवाइयों को सीधा प्रसारण या लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया गया है, इत्यादि। अब बात करते हैं पुलिस आयुक्त प्रणाली की। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम PCS। देखिए, आगरा, गाजियाबाद और आगरा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है। पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन, बेहतर पुलिस व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने जैसे विषयों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह प्रणाली लागू करने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के नियमों के अनुसार उपर्युक्त जिलों को, जो 3 जिले हैं आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज,
इनको महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा, महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ और नोएडा तथा इसके बाद कानपुर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिले ऐसे हो जाएंगे जहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होगी। अब बात कर लेते हैं जो पुलिस आयुक्त प्रणाली है और जो पहले से चली आ रही दोहरी कमान प्रणाली, जो सामान्य प्रणाली हर जिले में चलती है, उनकी। तो पुलिस आयुक्त प्रणाली में क्या है? पुलिस आयुक्त प्रणाली में पुलिस आयुक्त सीपी, कमांडेंट ऑफ पुलिस जो है, ये एकीकृत पुलिस एक कमान संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है तथा राज्य सरकार व राज्य पुलिस जो है, राज्य सरकार व राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। सीपी के पद पर, पुलिस आयुक्त के पद पर उप महानिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसे विशेष संयुक्त अपर उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवारक गिरफ्तारी, सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 लागू करने और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां होती हैं। इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियां व कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। अब बात कर लेते हैं दोहरी कमान प्रणाली जो वर्तमान में चली आ रही है प्रत्येक जिले में। इस प्रणाली के तहत जिले में जिला मजिस्ट्रेट डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी शक्तियों और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। डीएम को गिरफ्तारी वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं आधार नियमों में संशोधन की। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारक सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करेंगे। संशोधन से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी सीआईडीआर में आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता वो सुनिश्चित होगी। सीआईडीआर केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जिसमें आधार धारकों की जारी किए गए सभी आधार नंबर तथा ऐसे व्यक्तियों की करस्पॉन्डिंग जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 के बारे में बात करें तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP एक स्वतंत्र बहुविषयक संगठन है। यह संगठन ज्ञान उत्पन्न करने, जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में कानून के शासन को आगे बढ़ाने हेतु कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहा है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में लगातार 5वें वर्ष वैश्विक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। इस सूचकांक में भारत जो है 140 देशों में 77वें स्थान पर, ध्यान रखिएगा 77वें स्थान पर है, 77वें स्थान पर, और डेनमार्क इस सूची में शीर्ष पर है। देखिए, जो WJP है आपका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की परिभाषा के अनुसार कानून का शासन क्या है? कानून का शासन कानूनों, संस्थानों, मानदंडों और सामुदायिक प्रतिबद्धता की एक टिकाऊ प्रणाली है जो निम्नलिखित सार्वभौमिक सिद्धांत प्रदान करती है, जिसमें उत्तरदायित्व है। कानून के तहत सरकार के साथ साथ निजी भागीदारी इसमें शामिल है। न्याय संगत कानून अर्थात ऐसा कानून जो स्पष्ट, प्रचलित, स्थिर और समान रूप से लागू होता हो तथा जन अधिकारों को सुनिश्चित करता हो। तीसरा, ओपन गवर्नमेंट अर्थात सुलभ, निष्पक्ष और कुशल प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कानून को अपनाया तथा प्रशासित, अधिनिर्णयित एवं लागू किया जाता है। सुलभ और निष्पक्ष न्याय अर्थात सक्षम, नैतिक और स्वतंत्र प्रतिनिधियों तथा तटस्थ पक्षकारों द्वारा समय पर न्याय की सुलभ उपलब्धता। ऐसे प्रतिनिधियों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं और ये जिन समुदायों की सेवा करते हैं उनके स्वरूप को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।